हम अब चलते हैं अगले पार्ट पर, डाइजेस्टिव सिस्टम। मेन यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? ये एक लंबा सा ट्यूब है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरल कैविटी एक्सटेंडिंग अप टू एनस, जो कि अभी आपने इस डायग्राम में देखा। यहाँ से पूरा ट्यूब एक्सटेंड करके स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता हो एनस तक। दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल। यस और नो? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है? एक तो एलिमेंट्री कैनाल है और इसके साथ जुड़े हुए ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइज करता है। अब पहले हम एलिमेंट्री कैनाल समझेंगे डिटेल में और उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड समझेंगे। चलो एलिमेंट्री कैनाल पे आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एंटीरियर ओपनिंग, द माउथ। माउथ की ओपनिंग एंटीरियरली है, दिस विल बी एंटीरियर, दिस विल बी पोस्टीरियर। तो ओपनिंग किधर है? एंटीरियरली। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होती है एंड ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस, एंड ओपनिंग पोस्टीरियरली होती है एट द एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ अप टू द एनस। ठीक है, ये इसका एक्सटेंट हो गया। द माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी। माउथ में जब आपने खाना माउथ में डाला, अंदर वो गया, तो इट विल बी सराउंडेड। ऊपर से क्या होगा? पैलेट। ठीक है, नीचे क्या होगा? फ्लोर में टंग, और साइड्स में क्या होंगे? चीक्स। तो ये जो स्पेस है बाउंडेड बाय दीज 4 स्ट्रक्चर्स, इस स्पेस को कहते हैं बक्कल कैविटी। माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी का ही दूसरा नाम ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में दांत होते हैं और मस्क्यूलर टंग होती है। टंग इज ए मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, मसल्स की बनी हुई होती है, स्केलेटल मसल्स होते हैं। ओके, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ये जो हमारा जबड़ा है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, लोअर जॉ को क्या कहते हैं? मैंडिबल। एक सेकेंड, लोअर जॉ को कहते हैं मैंडिबल। कितने मैंडिबल है हमारे पास? बस एक मैंडिबल है। और अपर जॉ को कहते हैं मैक्सिला। ठीक है, और कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। इस साइड का एक मैक्सिला है, इस साइड का एक मैक्सिला है, ये दोनों बीच में फ्यूज हुए हैं, जबकि मैंडिबल सिंगल बोन है। इन्हीं दोनों हड्डियों में, मतलब ऊपर की 2 हड्डियां और नीचे की एक हड्डी, इनमें सॉकेट्स बने हुए हैं। लाइक दीज स्ट्रक्चर्स, ये सॉकेट्स बने हैं। ये तो मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, साइड में देखोगे इट विल बी रफली लाइक दिस, जिसमें फिर दांत एम्बेडेड होगा। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो बोन हैज सॉकेट्स, दिस इज योर सॉकेट। इसके अंदर टूथ इज एम्बेडेड। ठीक है, इतना समझ गए? यस और नो? ओके, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ठीक है, समझ गए? फिगर 16.2। चलो देखते हैं फिगर। Figure 16.2 shows the arrangement of different types of teeth in the jaws of one side of the sockets in one side and the sockets on the other side. ठीक है, so one half of the diagram is showing the teeth, other half is showing the sockets along with teeth. 4 तरीके के टीथ होते हैं हमारे पास, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, ध्यान से देखो, इनका डेंटल फार्मूला भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। 2123 अपॉन 2123। अब मैथ मत करने लग जाना कि दिस इज इक्वल टू 1, वो सब यहाँ पर नहीं करना है। दिस इज बायोलॉजी, तो समझो इसका क्या मतलब है। ये डिवाइड नहीं है। इस लाइन के ऊपर हम अपर जॉ की बात कर रहे हैं, इस लाइन के नीचे हम लोअर जॉ की बात कर रहे हैं। क्या पूरे जबड़े की बात कर रहे हैं? नहीं, हाफ। 1/2 ऑफ अपर जॉ, 1/2 ऑफ लोअर जॉ। ठीक है, अब 2123 का क्या मतलब है? 4 टाइप्स ऑफ टीथ भी है, मैंने आपको बोला। ठीक है, इसमें क्या है? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये ऐसे कर दो, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। इसका मतलब बेटा नहीं दोस्त, भाई, तो भाई या बहन, इसका क्या मतलब है? हमारे अपर जॉ में हाफ ऑफ अपर जॉ, यहाँ से लेके पीछे तक, ये जो ऊपर वाला जबड़ा है, इसके आधे में 2 इंसिजर्स होते हैं एडल्ट में, 1 कैनाइन होती है, 2 प्रीमोलर्स होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं। सेम इज द कहानी विद लोअर जॉ, 1 हाफ, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर्स। समझ गए? तो इससे अगर आप टोटल नंबर ऑफ टीथ निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? ऊपर क्या था न्यूमरेटर में?
ऊपर वाला जबड़ा आधा, तो ऊपर वाला जबड़ा पूरा, पूरे में कितने टीथ होंगे, जितने आधे में हैं इंटू 2। आधे में कितने हैं, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर्स, 3 4 5 6 7 8, 8 है आधे में इंटू 2 इज इक्वल टू 16। तो अपर जॉ विल हैव 16 टीथ एंड लोअर जॉ में भी सेम होगा, हाफ में 8 है तो फुल में 16 होंगे। तो लोअर में भी 1 सेकेंड 16 है, तो ऊपर 16 है नीचे 16 है, टोटल कितने 32। कहते हैं ना 32 ही तोड़ दूंगा, तो समझ आए वो 32 दांत कैसे निकलते हैं। अब आपके पास 32 नहीं होंगे, आपके पास इससे कम होंगे, विजडम टूथ होते हैं, वो अभी नहीं आए होंगे, ठीक है। और बच्चे में भी इतने दांत नहीं होते हैं, आगे वो हम पढ़ेंगे, फिलहाल डायग्राम देखते हैं। देखो इंसिजर्स कितने, 2 दिखाए, कैनाइन बस 1 दिखाई है हाफ ऑफ द जॉ में, प्रीमोलर्स 2 दिखाए हैं एंड मोलर्स 3 दिखाए हैं। इधर से आपको फिर ये सॉकेट्स दिखा रहा है, ध्यान से देखो सॉकेट कैसे होते हैं बोन के अंदर इन टीथ के लिए। यहाँ से देखो इसके अंदर आपको 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, सिमिलरली प्रीमोलर के अंदर दिख रहे हैं आपको, कैनाइन के अंदर और इंसिजर के अंदर भी दिख रहा है आपको रूट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, वापस टेक्स्ट पे आए, चलो देखते हैं कहाँ पहुँचे थे हम। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है ये हो गया था। This type of attachment is called thecodont. What do you mean by thecodont? Tooth is embedded in the socket of jawbone. इसको कहते हैं थीकोडोंट, मतलब हमारे जो दांत है वो हड्डी के अंदर सॉकेट्स बने हैं, उन सॉकेट्स के अंदर लगे हुए हैं। तो क्या कुछ किसी जानवर में, किसी प्राणी में ऐसे भी दांत होंगे जो सॉकेट्स में नहीं है? यस, जैसे मछली में सॉकेट्स के अंदर दांत नहीं होते हैं, उसको हम एक्रोडोंट कहते हैं, ठीक है, याद रखने की बात नहीं है, भूल जाओ। आपको थीकोडोंट याद रखना है। वो थीकोडोंट का क्या मतलब है, मतलब कि जो हमारे टीथ है दे आर एम्बेडेड इन दी सॉकेट ऑफ जॉ बोन, यस और नो, ठीक है। आगे देखो, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, ऑल नहीं कहा है, मेजॉरिटी इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में, ऑब्वियसली हम में तो है ही है, बाकी भी बहुत सारे मैमल्स में ज़िंदगी में दांत 2 बार आते हैं। पहले क्या कहते हैं, दूध वाले दांत, मिल्क टीथ, दे आर टेम्पररी, फिर आप देखोगे 6-7 साल की उम्र में वो निकलने लग जाते हैं, उनकी जगह पर दूसरे दांत आते हैं, उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ। तो जो पहला सेट ऑफ टीथ आएगा दैट विल बी टेम्पररी टीथ और डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस बोले तो जो गिर जाएंगे दांत। दोज आर रिप्लेस्ड बाई ए सेट ऑफ परमानेंट टीथ, जिनको हम अडल्ट टीथ कहेंगे। तो इस तरीके की डेंटिशन को क्या कहते हैं, डाइफायोडोंट। डाई मतलब 2 बार, डाइफायोडोंट की लाइफ के अंदर आपके दांत 2 बार आएंगे। क्यों बोला डाइफायोडोंट, किसी में बहुत बार भी आते हैं। यस, पॉलीफायोडोंट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है कि जिनमें अगर दांत निकल गया दोबारा आएगा, वो निकल गया तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा। हमें विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बात करेंगे। पहले क्या पढ़ा हमने डेंटिशन में, क्या है, थीकोडोंट, बोले तो सॉकेट्स के अंदर लगे हुए हैं दांत। सेकंड टर्म क्या पढ़ी हमने, डाइफायोडोंट, 2 बार दांत आएंगे इन लाइफ। अब देखो यहाँ पर समझ लो, जो मिल्क टीथ होते हैं ना, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं उनका डेंटल फॉर्मूला लिखूं तो दैट इज 2102 डिवाइडेड बाई 2102। वो जो 32 हमने देखी थी 2123 करके, वो एडल्ट टीथ होते हैं। बच्चों में तो 32 नहीं होते हैं, तो बच्चों में कितने दांत होते हैं, उसके लिए देखो बच्चों के लिए क्या फॉर्मूला है, 2102। इसका क्या मतलब है, देखो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 2102। इसका मतलब बेटा बच्चे में 2 है इंसिजर, 1 है कैनाइन, प्रीमोलर बच्चे में होता ही नहीं, और 2 है मोलर। एडल्ट से कंपेयर करो ज़रा, देखो तो क्या आता है। एडल्ट का क्या होता है, 2 1 2 3। अब यहाँ से समझो इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है, समझना। जब बच्चे में जो टेम्परेरी टीथ है, 2 इंसिजर्स बच्चे में आते हैं, फिर वो टूट जाएंगे, निकल जाएंगे, उनके बजाय नए इंसिजर्स आएंगे, वो भी 2 होते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम विद कैनाइंस, बच्चे में 1 कैनाइन होती है हाफ ऑफ द जॉ में, उसे आप देखोगे जब वो निकल जाएगी एडल्ट में भी 1 कैनाइन आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेटा बच्चे में प्रीमोलर होता ही नहीं है, और एडल्ट में हाफ ऑफ द जॉ में 2 प्रीमोलर होते हैं, और एडल्ट टीथ हमने कहा वो 1 ही बार आते हैं। तो इसका मतलब बच्चे में प्रीमोलर था ही नहीं, तो जब वो आएगा 1 ही बार आएगा, प्रीमोलर टूट गया तो दोबारा नहीं आएगा। समझ रहे हो ये बात, इंसिजर बच्चे में टूट गए, नए आ गए, कैनाइन टूट गई, नई आ गई, प्रीमोलर बच्चे में थे ही नहीं,
तो प्रीमोलर के बारे में हम कह सकते हैं कि ये मोनोफायोडोंट है। ओवरऑल तो डेंटिशन डाईफायोडोंट है, दांत 2 बार आते हैं, बट प्रीमोलर्स लाइफ में एक ही बार आते हैं। बच्चे में होते ही नहीं, जब आएंगे तो एडल्ट टीथ कहलाएंगे तब। समझ रहे हो? मोलर्स के देखो 2 मोलर्स होते हैं बच्चे में, लास्ट मोलर नहीं होता है। एडल्ट में 3 मोलर्स होते हैं। तो इसका मतलब बेटा थर्ड मोलर इज ऑल्सो मोनोफायोडोंट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको बच्चों, प्रीमोलर्स बस एक बार आएंगे, समझ रहे हो, और थर्ड मोलर भी एक ही बार आएगा। एंड इन सारे टीथ का काउंट करो, 2102 करके बच्चे में कितने टीथ होंगे? 2 + 1 + 0 + 2 5, अपर हाफ में 5, इधर 5, इधर 5, इधर 5, इधर 5, 5 4 ज़ा 20। तो बच्चे में 20 दांत होते हैं। ठीक है बेटा। एडल्ट में 32 दांत होते हैं। डिफरेंस कितना है दोनों में? 12 है। अगर आपसे पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टीथ अपीयर ओनली वंस इन लाइफ, कितने दांत हैं जो ज़िंदगी में एक ही बार आते हैं, कैसे करेंगे? देखो, इंसिजर और कैनाइन की तो यहाँ पर कहानी ही नहीं है, ये तो 2-2 बार आते हैं, भूल जाओ इनको। प्रीमोलर्स के बारे में अब देखो, प्रीमोलर ज़िंदगी में एक ही बार आते हैं। हाफ ऑफ द जॉ में कितने प्रीमोलर हैं? 2 होते हैं एडल्ट में, तो 2 2 2 2 कितने हो गए? 8। ये 8 दांत ज़िंदगी में एक ही बार आएंगे। ठीक है, इधर देखो मोलर्स, थर्ड मोलर भी एक ही बार आता है। इधर थर्ड मोलर, थर्ड मोलर, थर्ड मोलर, थर्ड मोलर, 1 2 3 4 + 4, तो ये 12 दांत ज़िंदगी में एक ही बार आते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ आ गया ये कैसे निकाला, क्यों यही 12 दांत है? मिल्क टीथ का फॉर्मूला 2102/2102, एडल्ट टीथ का फॉर्मूला 2123/2123, दोनों की डिफरेंस से आप निकाल सकते हो। और इन 12 में आप बता भी सकते हो प्रीमोलर्स कितने हैं, मोलर्स कितने हैं। यस और नो, इज दिस पॉइंट क्लियर? इफ यस तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं आगे। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, जो कि 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोडोंट डेंटिशन। होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। हेटेरोडोंट डेंटिशन मीन्स दांत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो ह्यूमन डेंटिशन के रेस्पेक्ट में हमने 3 टर्म्स बोली। ज़रा रिकॉल करो क्या क्या थी। पहली टर्म क्या पड़ी थी कि दांत सॉकेट्स में लगे हुए हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं थीकोडोंट। नेक्स्ट टर्म क्या पड़ी थी कि दांत जिंदगी में 2 बार आते हैं, 2 बार, डाई, तो क्या कहते हैं? डाईफायोडोंट। अब थर्ड क्या पड़ी कि जो दांत है सेम टाइप के नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है, डिफरेंट, हेटेरो, तो थर्ड टाइप इज हेटेरोडोंट। 3 टर्म्स आपने ह्यूमन डेंटिशन के रेस्पेक्ट में पढ़ ली। यस और नो, इनको याद रखना है, इनका मीनिंग याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ओके, ये जो 4 टाइप के टीथ है, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। हाफ इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इस हाफ वर्ड को नोट करना। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना कर देगा और हाफ को गायब कर देगा, तो उसके बेसिस पर आंसर राइट और रॉन्ग हो सकता है। सो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये ऑर्डर रखोगे तो डेंटल फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज 2123/2123। अब टीथ का स्ट्रक्चर है वो समझना है। द हार्ड चिविंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। दांतों का क्या काम है? खाने को चबाने में हेल्प करते हैं ये। अब इनेमल किसको ये कह रहा है? इधर से देखो, ये जो हार्ड सरफेस है, चबाने के काम जो आता है आपके जो है, इसको क्या कहते हैं? आउटर लेयर को, जिससे आप चबाते हैं खाना। इनेमल, इनेमल हेल्प्स इन दी मैस्टिकेशन ऑफ फूड। क्या है? इनेमल, एनिमल नहीं है, इनेमल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओरल कैविटी की बात चल रही थी, हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, उसमें हम ओरल कैविटी पर अभी हैं। ओरल कैविटी में टीथ और टंग है। टीथ के बारे में कहानी हमने समझ ली, अब टंग के बारे में समझेंगे। टंग इज ए फ्रीली मूवेबल ऑर्गन। ठीक है बेटा, मस्क्यूलर ऑर्गन है, पहले भी बताया था। अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम। अब आप शीशे के सामने अपना मुंह खोल सकते हो, जीभ को ऊपर की तरफ करना, तो नीचे आपको एक फ्लोर की तरफ लटकी हुई, बंधी हुई दिखेगी। तो वो जो स्ट्रक्चर है, हाँ इधर नहीं दिखेगा अच्छे से, जब आप शीशे में देखोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिससे टंग नीचे फ्लोर की तरफ अटैच्ड है।
दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज लिंगुअल फ्रेन्यूलम। क्या बोलते हैं बेटा उसको? फ्रेन्यूलम। ठीक है बेटा, अगर किसी में ये फ्रेन्यूलम पूरा आगे तक आ गया, वो फ्रेन्यूलम आप देखोगे टंग की टिप पर नहीं है, थोड़ा पीछे है, किसी में टिप पर जुड़ गया तो उसे कहते हैं टंग टाई। कोई नहीं पूछने वाला है, जाने दो। ठीक है, नाउ द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज पेपिला, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड्स। अब टंग के अपर वाले सरफेस पर बहुत सारी छोटी छोटी प्रोजेक्शंस हैं, उन प्रोजेक्शंस को कहते हैं पेपिला। ठीक है, हर पेपिला में टेस्ट बड होते हैं? नहीं, ध्यान से देखो, सम ऑफ द पेपिला बियर टेस्ट बड्स। ठीक है, फिलीफॉर्म पेपिला, फंजेफॉर्म पेपिला, सर्कमवैलेंट पेपिला, ये टाइप के होते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, इसलिए हम डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहे हैं। टंग के बारे में क्या है बेटा? मस्क्यूलर ऑर्गन है, ये नीचे जुड़ा हुआ है ये फ्रेन्यूलम के साथ, और इसके अपर सरफेस पर छोटी छोटी प्रोजेक्शंस है पेपिला, कुछ कुछ पेपिला में टेस्ट बड होते हैं। ओरल कैविटी की कहानी होगी। अब ओरल कैविटी से आगे क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा, उसके बाद इसोफेगस आएगा। ओरल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फेरिंग्स। व्हाट इज फेरिंग्स? यहाँ पर ये बता रहा है, इट इज़ ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। सांस लेते हो आप तो अल्टीमेटली वो लंग्स में जाती है। इधर से आपने नोज़ से या माउथ से सांस ली, नाक से सांस ली, लंग्स में गई, तो बीच में कौन उसको ले जा रहा है इधर से इधर? ये जो मैंने आपको बताया था विंड पाइप, ये ले जा रही है उसको। ठीक है, एंड जो आप खाना खा रहे हो उसको स्टमक में कौन ले जा रहा है? उसके लिए भी एक पाइप है सेपरेट, उसे कहते हैं इसोफेगस। अब लेकिन एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों का कॉमन जंक्शन है कि एयर भी उस रास्ते से जाएगी, फूड भी उस रास्ते से जाएगा, वही बेटा कॉमन रास्ता तो फेरिंग्स है। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। यस और नो? तभी तो आप देख सकते हो कि किसी किसी टाइम आप खाना खा रहे हो तो अचानक से वो नाक में चला जाता है। कैसे चला जाता है? क्योंकि कॉमन पैसेज है, सांस नाक से ली तो वहीं से अगर आपने खाना खाया दूसरी कैविटी में चला गया, या जब आप किसी टाइम बात कर रहे होते हैं खाना खाते टाइम तो एकदम से खाना अगर विंड पाइप में चला गया तो एक्सट्रीम कफ होता है, बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है। दैट इज़ बेसिकली ए मैकेनिज्म कि इस रास्ते को हम बचा सके किसी भी फॉरेन सब्सटेंस से। इसमें क्यों खाना जाएगा? वो तो डाइजेस्ट नहीं होगा, ये तो लंग्स में जा रहा है, तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं जाना चाहिए एयर के सिवा। इवन छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है। जब हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल कहने की बात क्या है कि चाहे फूड हो चाहे एयर हो, एक पॉइंट कॉमन है दोनों के लिए, दैट इज फेरिंग्स। इतना याद रखना है। अब फेरिंग्स के आगे क्या आएगा बेटा? इसोफेगस आएगा। द इसोफेगस एंड द ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है? विंड पाइप, जो मैंने आपको बताया इधर। ठीक है, इसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स। समझना, ये ऊपर की तरफ बात करता है। इसोफेगस को अगर आप ऊपर की तरफ ट्रेस करोगे फेरिंग्स में खुलेगा, ट्रेकिया को ऊपर की तरफ ट्रेस करोगे तो भी फेरिंग्स में खुलेगा। अब कभी जब आप टेस्ट दे रहे होंगे, जब 11th-12th पूरा कर लिया होगा, तब ये लाइन आती है कि इसोफेगस ओपन्स इनटू डैश। अब आप क्या सोचोगे? इसोफेगस है नीचे, ओपनिंग है स्टोमक में, तो यू कैन राइट स्टोमक। लेकिन अगर स्टोमक ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या करोगे? इसोफेगस ओपन्स इनटू ट्रेकिया, सॉरी इसोफेगस ओपन्स इनटू फेरिंग्स। ध्यान से देखो ये लाइन, इसोफेगस एंड ट्रेकिया बोथ ऑफ देम ओपन इनटू फेरिंग्स। तो स्टोमक है ऑप्शन में तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वी कैन राइट इट एज इसोफेगस ओपन्स इनटू फेरिंग्स, ट्रेकिया ओपन्स इनटू फेरिंग्स। ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप ऐसे समझे तो, ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है, यस और नो? हाँ, ठीक है। ए कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। अब आपने कहा कि फेरिंग्स तो बेटा कॉमन है, फेरिंग्स आगे ट्रेकिया में जाता है, फेरिंग्स आगे इसोफेगस में जाता है, तो हमने तो खाना खा लिया, खाना फेरिंग्स में पहुंच गया। अब खाने को कैसे पता है कि मुझे इसोफेगस में जाना है या मुझे ट्रेकिया में जाना है? तो ट्रेकिया को बचाने के लिए कुछ तो होना चाहिए कि जो ट्रेकिया में खाने को ना जाने दे। ऐसे समझो, आप रफली एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये बेटा अगर आपका ट्रेकिया है, ये साइड व्यू में बना रहा हूँ, ठीक है, और पीछे उसके इसोफेगस है। अब अगर आपने खाना खाया तो इसको इधर जाना है, यहाँ नहीं जाना है, तो कौन है इसको ब्लॉक करने वाला? यहाँ पर एक फ्लैप लगा है बेटा, ठीक है, ये कार्टिलेज का फ्लैप बना हुआ है, यही इस खाने को रोकता है इधर जाने से। अब ये जो ओपनिंग है, विंड पाइप की ओपनिंग, ये छेद, इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं?
ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन है, ऊपर बोले तो एपी, एपी ये एक ढक्कन है जो इस ओपनिंग को बंद कर रहा है। तो इस ढक्कन का क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम होगा एपीग्लॉटिस। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं ये किसका बना है। कार्टिलेज का बना है, ये कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, मस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये कार्टिलेज का बना है। कौन सा कार्टिलेज? इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है बेटा, लिख लेते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है, इसको कहते हैं एपीग्लॉटिस। इसका क्या काम है? प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। देखो ये क्या करता है? ग्लॉटिस में खाने को जाने से रोकता है। यस और नो? ठीक है। व्हाट इज ग्लॉटिस? ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग। अब फील करो, स्वेलो करने की कोशिश करो, स्वेलोइंग के टाइम ब्रीदिंग की कोशिश करो। आप ब्रीद नहीं कर पाओगे, या तो आप सांस ले पाओगे या तो आप स्वेलो कर पाओगे। ट्राई टू स्वेलो, यू विल नोटिस दैट ब्रीदिंग स्टॉप्स एट दैट टाइम। देखो ब्रीदिंग रुक जाती है जब स्वेलो करें। क्यों रुक गई? सांस लोगे बेटा तो उससे लंग तक तो जाना है, लंग तक जाएगी वो विंड पाइप से। विंड पाइप के ऊपर ओपनिंग है, उस ओपनिंग पे आपने ढक्कन डाल दिया, तो कैसे जाएगी सांस अंदर? जैसे ही आप स्वेलो करते हो तो फूड अंदर जाएगा। अब उसको इस पाइप में नहीं जाना है तो पाइप के ऊपर तब ढक्कन पड़ जाएगा जब आप स्वेलो करोगे। जैसे ढक्कन पड़ गया तो आप ब्रीद नहीं कर पाओगे, तो इसलिए स्वेलोइंग के टाइम ब्रीदिंग रुक जाती है। यस और नो? नाउ esophagus is a thin long tube which extends posteriorly passing through the neck। यहाँ तक तो ओरल कैविटी थी, फेरिंग्स था। अब स्टोमक तो इधर है, तो एक स्ट्रक्चर है जो गर्दन से पास होता हुआ स्टोमक तक जा रहा है। पोस्टीरियरली क्यों कहा? क्योंकि एंटीरियरली हमारा ट्रेकिया है, इसके पीछे ईसोफेगस है, तो दैट इज व्हाई इट हैज बीन रिटन ईसोफेगस पासेस पोस्टीरियरली थ्रू द नेक। फिर नेक से गुजरता हुआ थोरैक्स में जाता है। मैंने क्या कहा बेटा? स्टोमक किधर लोकेटेड है? एब्डोमिनल कैविटी में। वापस आ जाओ डायग्राम में। स्टोमक क्या है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। लेकिन एब्डोमिनल कैविटी तो डायफ्राम के नीचे है, उसके ऊपर तो थोरेसिक कैविटी है। तो ये जो ट्यूब है इसका मतलब ये थोरेसिक कैविटी से जा रहा है, फिर उसमें ये पियर्स कर रहा है। दोनों को कौन सेपरेट कर रहा था? थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, दोनों को सेपरेट कर रहा है डायफ्राम। डायफ्राम तो ये ट्यूब है, इसको एब्डोमेन में जाना है, तो इस बीच के डायफ्राम, इस बीच के पार्टीशन को छेद करके जाना पड़ेगा। तो डायफ्राम में ओपनिंग होती है, एक ऐसे गोल सा छेद है, उस छेद से ये पाइप ईसोफेगस जाता है और एब्डोमेन में पहुंचता है, वहाँ स्टोमक के साथ जुड़ जाता है। सिंपल। देखो इट पासिस थ्रू द नेक, ईसोफेगस नेक में गया, फिर थोरैक्स में गया, फिर डायफ्राम को पियर्स किया एंड डायफ्राम पियर्स किया डायफ्राम को एंड लीड्स टू स्टमक। स्टमक के बारे में देखो क्या कहा? जे शेप्ड स्ट्रक्चर। ये एम्प्टी स्टमक की बात हो रही है। स्टमक की शेप बदलती है, ज़्यादा खाओगे स्टमक भर जाएगा, जब स्टमक खाली होता है तो इट इज़ लाइक ए जे शेप्ड स्ट्रक्चर, रिमेंबर इट। बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टमक। ए मस्क्यूलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल regulates the opening of esophagus into the stomach। स्फिंक्टर बोले तो एक रेगुलेटर, जैसे एक पाइप है, राइट? उस पाइप को ऐसे आप दबा दो, तो ये जो आपने दबाया, ये जो मेरे हाथ है जो पाइप को दबा रहे हैं, ये एक स्फिंक्टर का काम करे। दिस इज ए स्फिंक्टर, जो किसी चीज़ की ओपनिंग या किसी चीज़ की ओपनिंग या क्लोजर को रेगुलेट करे, दैट इज स्फिंक्टर। यहाँ स्फिंक्टर क्या काम कर रहा है बेटा? ये आपका ईसोफेगस आ रहा था, ये स्टोमक में जा रहा है, तो जब ईसोफेगस स्टोमक में खुल रहा है तो वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर है। बताओ बेटा स्फिंक्टर किस किस के बीच में है? स्टोमक को क्या कहते हैं? गैस्ट्रो। ईसोफेगस के लिए ईसोफेजियल। दोनों के बीच में स्फिंक्टर है, इसका क्या नाम है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। समझ गए? क्या काम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर का? इट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। यही स्फिंक्टर रेगुलेट करता है दोनों की ईसोफेगस की ओपनिंग इनटू द स्टमक। क्यों बताया है ये? आगे चल के अगर आप अच्छे से नीट क्वालिफाई करोगे, एमबीबीएस में आप पढ़ोगे बेटा, क्या पढ़ोगे कि ये स्फिंक्टर अगर बंद रहा, आप खा रहे हो खाना, ये स्फिंक्टर खुला ही नहीं, तो सारा खाना ईसोफेगस में जमा हो जाएगा, वो स्टमक में पहुंचेगा ही नहीं, दिक्कत हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? स्टमक में आपने जो कुछ भी खाया, खाना खाया, स्टमक में एसिड होता है, जब आप लेट गए, अगर ये स्फिंक्टर खुला रह गया,
हो सकता है कि ये एसिड या जो भी एसिडिक फूड वगैरह सब मिक्स हो चुका है, एसिडिक जो भी आपके पास होगा वो एसिड ऊपर ईसोफेगस में आ जाए और जलन पैदा करेगा। अब स्टोमक में एसिड है तो स्टोमक में प्रोटेक्शन भी तो कुछ होगी, लेयर जो बचाएगी स्टोमक को एसिड से, बट ईसोफेगस में नॉर्मली एसिड नहीं है, तो ईसोफेगस में कोई प्रोटेक्शन नहीं है एसिड से बचने की। तो यही स्फिंक्टर अगर खुला रहा स्टोमक से एसिड ईसोफेगस में आके ईसोफेगस को जला सकता है। समझ रहे हो? इसीलिए स्फिंक्टर के बारे में आपको बताया है कि जब इसे खुलना है तब ये खुलना चाहिए, जब क्लोज रहना है तब ये क्लोज रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है तो आगे डिजीजेस होंगी। समझ गए बेटा? ईसोफेगस की कहानी होगी। कहाँ से स्टार्ट किया फिर से रिवाइज करो। माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस। किधर पहुंच गए बेटा? स्टमक में। स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक पता है एब्डोमिनल ऑर्गन है। किधर प्रेजेंट है? जब आप डायग्राम देखोगे दिस लाइक दिस, तो ये कौन सा साइड है बेटा? डायग्राम के रेस्पेक्ट में दिस इज द लेफ्ट साइड। तो स्टोमक एब्डोमेन के लेफ्ट में है। ऊपर है या नीचे है? ऊपर है, लेफ्ट अपर। ठीक है बेटा, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। स्टोमक के 3 पार्ट हैं, कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट एंड फंडस। हालांकि 4 पार्ट है, मेन बॉडी भी होती है। चलो समझते हैं। इधर देखो इस डायग्राम में, एक तो स्टोमक का कौन सा पार्ट हो जाएगा? देखो एक पार्ट तो हो जाएगा जहां पर क्या हो रहा है, ईसोफेगस ओपन हो रहा है, उस पार्ट को हम कार्डियक पार्ट कहते हैं। ठीक है बेटा। देन जो पार्ट स्टोमक का एंडिंग पार्ट है, जहां पर स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है, जहां डिओडिनम में खुल रहा है, उस पार्ट को हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। समझ गए? अब ये हिस्सा जो बचा स्टोमक का, लाइक ए डोम, जहाँ पर ओपनिंग है, वहाँ से अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो इससे ऊपर का जो भी हिस्सा है इसको हम फंडस कहेंगे। फंडस बोले तो डोम शेप, दिख भी रहा है डोम शेप। और बाकी जो बचा स्टोमक का हिस्सा, दैट इज द बॉडी ऑफ स्टोमक। समझ रहे हो आप? 4 पार्ट हो गए स्टोमक के। एक ईसोफेगस जहाँ पर ओपन हो रहा है, कार्डियक पार्ट। दूसरा स्टोमक जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है, पाइलोरिक पार्ट। एक ऊपर की तरफ स्टार्टिंग में ही डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, क्या नाम है उसका? फंडस। और बाकी का जो बचा मेन बल्क, दैट इज द बॉडी ऑफ स्टमक। इज दिस क्लियर? यस और नो? अब इधर देखो लेबलिंग। एंडिंग पार्ट के लिए क्या बताया है? पाइलोरिक पार्ट। स्टार्टिंग में क्या बताया है? कार्डियक पार्ट। ऊपर वाले पोर्शन को क्या बताया? डोम शेप पोर्शन को फंडस बताया। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को डिओडिनम कहते हैं। डिओडिनम के भी 4 पार्ट्स होते हैं, जो कि आपसे नीट यूजी में कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, सुपीरियर पोर्शन ऑफ डिओडिनम इधर लेबल किया हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। समझो, पहला पार्ट इज कार्डियक पोर्शन। कौन सा हिस्सा होता है? जिसमें ईसोफेगस ओपन होता है। और एक क्या बताया? पाइलोरिक। पाइलोरिक कौन सा है? जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट हिस्से, मतलब कि डिओडिनम में खुलता है। देन फंडस। फंडस क्या है? डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कि इनिशियल पार्ट के पास होता है। और बची खुची जो भी रीजन है वो होती है बॉडी। डायग्राम हमने देख ली है। स्टमक भी हो गया। आगे बढ़ जाओ बेटा। अब आगे क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। पहला पार्ट डिओडिनम, कैसे पहचानोगे? सी शेप होता है, मैंने आपको दिखाया था फिगर में, और दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। सी शेप्ड स्ट्रक्चर, ये है बेटा आपका डिओडिनम। क्या है? डिओडिनम। देन उसके बाद है जेजुनम। जेजुनम की डिस्क्रिप्शन क्या है? ये मिडल वाला पोर्शन है। कैसे है? ये कॉइल्ड है, स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। एंड इट इज़ लॉन्ग, लेंथ के बारे में नहीं बताया है, ठीक है, जाने दो। एंड टर्मिनल पार्ट इज इलियम। कौन सा वाला इलियम? ई वाला इलियम, आई वाला नहीं। ILIUM, ये कहाँ है? प्यूबिक बोन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा है? ILEUM, इलियम। इसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दी है? हाईली कॉइल्ड। जेजुनम के बारे में क्या था? कॉइल्ड। इलियम के बारे में हाईली कॉइल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और बता रहा है। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द डिओडिनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे हमने पढ़ा था ईसोफेगस जहाँ पर स्टमक से मिल रहा था, उधर भी एक स्फिंक्टर था,
स्टमक, गैस्ट्रो इसोफेगस, इसोफेजियल, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ऐसे ही अब इधर पे भी एक स्फिंक्टर है जहां पर स्टमक खुल रही है डिओडेनम में। ये वाला पार्ट कौन सा था स्टमक का एंडिंग वाला पार्ट? पाइलोरिक पार्ट। तो वहीं पर स्फिंक्टर लगा है तो उसका क्या नाम होगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इतना क्लियर है? पाइलोरिक स्फिंक्टर समझ गए? इसकी भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगी। ये अगर ओपन ही ना हुए तो स्टमक के अंदर सारा खाना जमा हो जाएगा। तो स्टमक में जब खाना आता है तो इमीडिएटली तो इंटेस्टाइन में नहीं जाता है। स्टमक में कुछ एंजाइम्स होते हैं, खाने को 4 घंटे के लिए, लगभग 3-4-5 घंटे के लिए स्टमक में रुकना पड़ेगा। कैसे रुकेगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाएगा तो स्टमक में से खाना आगे जा नहीं पाएगा। उधर से पीछे से क्या होगा? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर बंद होगा तो ऊपर भी नहीं जा पाएगा, तो स्टमक में खाना रुक गया। अब जब स्टमक को अपना काम करना था, जब वो कर लिया, तो बेटा खाने को आगे भेज दो स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे भेजोगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर को ओपन करके। यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम था। अब लार्ज इंटेस्टाइन की कहानी होगी। तो इलियम कनेक्ट करेगी लार्ज इंटेस्टाइन के पहले हिस्से के साथ। क्या था पहला हिस्सा? सीकम। डायग्राम दिखाऊं फिर से? देखो, ध्यान से देखो, ये क्या था? इलियम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, ये सारा क्या है? इलियम है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ रहा है बेटा, यहाँ पर देखो। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये हिस्सा क्या होगा? सीकम होगा। उसी के साथ लटकती हुई क्या होगी? ये अपेंडिक्स होगी। यस और नो? यस। वही ये कह रहा है, इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट हिस्से में खुलता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स बताए। इट कंसिस्ट्स ऑफ सीकम, उसके बाद कोलन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन। ठीक है, कोलन के बाद रेक्टम एंड फाइनली एनस। सीकम के बारे में क्या लिखा है? इट इज़ ए स्मॉल ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब अंधा सैक नहीं होता है। ब्लाइंड का मतलब ऐसी ओपनिंग जो एक तरफ से बंद हो। पेन होगा ना आपके पास, अगर नोट्स बना रहे हो, पेन की कैप देखो, एक तरफ से तो आप पेन डालते हो, दूसरी तरफ से वो बंद होती है, तो दैट इज़ ए ब्लाइंड सैक। वही कहा है इसने, सीकम इज़ ए ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर कुछ माइक्रोब्स रहते हैं, जैसे कि ई कोलाई, वो नॉर्मली हमारी बॉडी में रहता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। ठीक है, कमेंसल उसको कह सकते हैं। ब्लाइंड सैक कैसे है, एक बार फिर से देखो डायग्राम, ध्यान से देखो। सॉरी, ये देखो, ओपनिंग बस आगे की तरफ है, इसलिए इसको क्या कहा हमने? सीकम को ब्लाइंड सैक कहा। ठीक है, इसके अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं, मैंने बताया, जैसे ई कोलाई। ई मतलब एस्चेरिशिया कोलाई। ए नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक कह लो या वर्म लाइक कह लो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नैरो फिंगर लाइक ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, सीकम से ही अराइज होता है। फिर सीकम के बाद क्या आता है? कोलोन आता है। कोलोन के 3 पार्ट्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। एडिशनली सिग्मोइड कोलन भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी पार्ट्स डज इट हैव, जस्ट राइट 3 पार्ट्स। एनसीईआरटी में यही लिखा है। ठीक है, द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू रेक्टम विच ओपन्स थ्रू द एनस। डायग्राम देखोगे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैंने पहले भी डायग्राम में एक्सप्लेन किया था। सीकम ओपन्स इनटू ascending colon, right? Ascending colon which has transverse colon, then descending colon. डिसेंडिंग कोलॉन इसने यहाँ तक बोला है, उसी के एक पार्ट को मैंने सिग्मोइड कोलॉन बोला था। उसके बाद बेटा रेक्टम है, फाइनली एनस है। यस और नो? यस।